हेलो स्टूडेंट, दक्षिण भारत के इतिहास के इस छठवें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने सातवाहनों और चेदी राजवंश को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। इसका जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति है और 255 ईस्वी के आसपास इसने बरार आधुनिक विदर्भ में इसकी स्थापना की थी। तो हम देखते हैं वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश, ठीक है। ये मान लीजिए गुजरात का एरिया है और ये हमारा है दक्षिण भारत। ये हमारा है दक्षिण भारत। ये विंध्य पर्वत की श्रेणियां हैं और ये हमारा है बरार का क्षेत्र। बरार का क्षेत्र, यहीं पर एक जगह है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये इस क्षेत्र की राजधानी थी। प्राचीन काल में इसे विदर्भ कहा जाता था। विदर्भ कहा जाता था। आजकल का जो नागपुर वगैरह का एरिया है उसी से ये संबंधित है। इस राजवंश की जो स्थापना की थी वो थी विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने की थी। कब की थी? 255 ईस्वी के आसपास विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की थी। इस राजवंश को जानने के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं तो साहित्यिक स्रोत में है पुराण। साहित्यिक स्रोत में है पहले पुराण, और जो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें क्या है? सबसे पहले है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र। दूसरा क्या है? हरिसेन का अजंता गुहा लेख। तीसरा है रुद्रसेन द्वितीय का चमक प्रशस्ति। और साथ ही चौथा है, ये भी रुद्रसेन द्वितीय का ही द्वितीय कालीन है। ये कालीन रिद्धिपुर ताम्रपत्र। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो क्या है? मुख्यतः पुराण है। प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र है, हरिसेन का अजंता गुहा लेख है, रुद्रसेन द्वितीय का चमक प्रशस्ति है और रुद्रसेन द्वितीय कालीन रिद्धिपुर ताम्रपत्र है। वैसे इसके बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हमने जो बताया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही बताया है। तो हमने बताया कि विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी के आसपास इस राजवंश की स्थापना की। यह एक ब्राह्मण राजवंश है। इसका जो संस्थापक है वो विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि प्रभावती गुप्ता ने पूना ताम्रपत्र में अपने आप को क्या कहा है? धारण गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अब अगर इसने अपने ससुराल का गोत्र बताया होता तो विष्णु वृद्धि गोत्र बताया होता। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि संभवतः इसने अपने मायके का गोत्र बताया है, यानी कि गुप्त राजाओं का गोत्र बताया है, क्योंकि ये जो पुत्री है किसकी है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है। इसने गुप्तों का गोत्र बताया है। तो गुप्त लोग जो जिस गोत्र के थे वो धारण गोत्र के थे, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। जो भी है, कितनी सच्चाई है इस पर हम नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे विंध्य शक्ति के बाद जो पहला राजा हुआ उसका नाम है प्रवरसेन प्रथम की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि प्रवरसेन प्रथम इस वंश का सबसे महान शासक है। कैसे? प्रवरसेन प्रथम ने क्या किया कि मध्य प्रदेश, कौशल, मालवा तथा महाराष्ट्र के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया। ठीक है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए और एक वाजपेय यज्ञ किया। ब्राह्मण साहित्य में ऐसा माना जाता है कि सम्राट की उपाधि केवल वही धारण कर सकता है जिसने वाजपेय यज्ञ किया हो। वंश में केवल यही शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। इस प्रकार से यह इस वंश का सार्वभौम शासक था और इसने 4 अश्वमेध किए। अक्सर
परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2-4 राजाओं के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में किसने सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसका सही जवाब होगा प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों में इसके साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। तो कानूनी तौर पे कोई ऐसा नहीं होता है जो सम्राट की उपाधि धारण करे, इसलिए इसके पुत्रों में किसी ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। इसके पुत्र 4 अलग अलग क्षेत्र पर शासन करने लगे। इसका एक लड़का था गौतमी पुत्र, जो इसके काल में ही मर गया, इसका दूसरा लड़का था सर्वसेन, और सर्वसेन ने क्या किया कि वत्सगुल्म, जिसे वासीम भी कहते हैं, वासीम में एक नए राज्य की स्थापना करी, एक अलग राज्य की स्थापना कर ली। इसे वासीम शाखा भी कहते हैं, जो सर्वसेन ने स्थापित की थी, वासीम शाखा। और ये मुख्य शाखा थी जो गौतमी पुत्र की तरफ से चली, मुख्य शाखा थी जो गौतमी पुत्र की तरफ चली, लेकिन गौतमी पुत्र चूँकि उसके जीवन काल में मर गया, तो इसका जो लड़का था जिसका नाम है रुद्रसेन शासक बना। रुद्रसेन की उपलब्धियां कोई बहुत बड़ी नहीं हैं। इसने सम्राट की उपाधि भी धारण नहीं की, और संभवतः इसलिए धारण नहीं की क्योंकि इसका साम्राज्य कई इसके चाचाओं में बट गया था, और इसने वाजपेयी यज्ञ नहीं किया था, इसलिए इसने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। फिर रुद्रसेन द्वितीय ने क्या किया, रुद्रसेन द्वितीय जो है वो नाती है या पौत्र है, या कहने का मतलब है इसके भवनाग का नाती है। अब ये नाग कौन है? नाग लोग क्या थे? गुप्तों से पहले और कुषाणों के बीच में पद्मावती यानी कि ग्वालियर और मध्य भारत मथुरा के आसपास शासन करने वाले लोग थे। काफ़ी शक्तिशाली इनका कुल था, और इन लोगों का संबंध था किससे? वाकाटकों से। तो रुद्रसेन भवनाग का क्या था? नाती था। इसलिए भवनाग ये लोग क्या थे? भारशिव कहलाते थे, शैव लोग थे, इसलिए रुद्रसेन प्रथम भी क्या है? शैव है। इसके बाद इसका लड़का पृथ्वीसेन शासन हुआ, पृथ्वीसेन प्रथम। इसने 380 ईस्वी तक शासन किया पृथ्वीसेन प्रथम ने। पृथ्वीसेन प्रथम भी क्या था? एक शांति प्रिय शासन था, शांति प्रिय शासक था। तो इसके काल में कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई सैनिक उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन इसके जो एक सामंत है जिसका नाम है व्याघ्रदेव, इसका जो अभिलेख मिला है, कहाँ से मिला है? वो नचना और गंज से मिला है, जिसमें इसने व्याघ्रदेव ने अपने आप को पृथ्वीसेन का सामंत कहा है। इसका मतलब है इसका जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं बघेल खंड तक था। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो व्याघ्रराज शब्द आया है, जिसको पराजित करने का एक दावा करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो व्याघ्रराज है वो व्याघ्रदेव है, और उसने क्या किया है कि पृथ्वीसेन के सामंत को पराजित किया और वाकाटाकों के राज्य पर अतिक्रमण कर दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, कि वो मानते हैं कि जो उस व्याघ्रराज की बात है वो दक्षिण भारत के या विंध्य पर्वत के दक्षिण में शासन करने वाला कोई व्यक्ति था, और ये व्याघ्रराज जो क्या है वो बघेल खंड का शासक है। जो भी है, कितनी सच्चाई है इसके बारे में इतिहासकार बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है आपस में। तो इस प्रकार से यह एक शांतिपूर्ण शासन था। लेकिन इसके समय में क्या हुआ कि वासीम शाखा का शासक है विंध्यसेन, उसने कुंतल पर आक्रमण किया और कुंतल के शासक को पराजित किया और उसको जीत लिया। ठीक है, इसने इस शाखा के जो विंध्यसेन है उसकी मदद की, यानी कि पृथ्वीसेन ने विंध्यसेन की उस समय मदद की। तो दोनों के संबंध मधुर रहे, वासीम शाखा के भी और मुख्य शाखा के संबंध भी मधुर रहे। हम देखें वासीम शाखा का जो केंद्र है वत्सगुल्म है या वासीम है, और इसके शाखा का जो केंद्र है वो क्या है? नंदीवर्धन बरार का केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वीसेन शासन हुआ। पृथ्वीसेन की कोई बहुत बड़ी सैनिक उपलब्धियां नहीं हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो नया शासक बना वो है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन का पुत्र था, और कहते हैं कि पृथ्वीसेन के ही समय में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। पृथ्वीसेन की मृत्यु के बाद रुद्रसेन द्वितीय शासन हुआ लगभग
390 ईस्वी के आसपास और 395 ईस्वी के 380 ईस्वी के आसपास और 385 ईस्वी के आसपास रुद्रसेन मर गया। रुद्रसेन मर गया और उसके दो पुत्र अवयस्क थे, जिसमें दिवाकर सेन और दामोदर सेन दोनों अवयस्क थे। दिवाकर सेन जो है वो कुछ समय बाद मर गया और दामोदर सेन बचा रहा। दामोदर सेन की संरक्षिका बनकर प्रभावती गुप्ता ने शासन कार्य चलाया। अब इस समय दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो पहले जो वाकाटाकों पर शैव प्रभाव था वो कम हुआ और गुप्तों के प्रभाव पर इनको वैष्णव प्रभाव मिला और ये लोग परम भागवत जैसी उपाधियां भी धारण करने लगे। ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि जब प्रभावती गुप्ता इनकी संरक्षिका बनी और ये लोग अवयस्क थे, तो इसमें क्या हुआ, यहीं पर शकों का राज्य स्थित था और शकों का उन्मूलन करना चाहता था मगध का सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। संभवतः इसी कूटनीति की वजह से उसने क्या किया कि वाकाटाकों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया और वैवाहिक संबंध स्थापित करने का लाभ ये हुआ कि जब रुद्रसेन द्वितीय मर गया और उसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता संरक्षिका बनी अपने पुत्रों की, तो इसने क्या किया, जब चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया तो उसकी मदद किया और इस प्रकार से चंद्रगुप्त शकों का उन्मूलन करने में सफल हो पाया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रवरसेन द्वितीय के बाद जब दामोदर सेन की संरक्षिका बनकर प्रभावती गुप्ता ने शकों का उन्मूलन किया, प्रभावती गुप्ता की मृत्यु के बाद लगभग 410 ईस्वी में दामोदर सेन जो बचा लड़का था, छोटा लड़का दामोदर सेन, ये क्या हुआ, रुद्रसेन द्वितीय के नाम से शासक बना। रुद्रसेन द्वितीय के नाम से शासक बना। रुद्रसेन द्वितीय की कोई बहुत उपलब्धि नहीं है। रुद्रसेन द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जिसकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिसके बारे में क्या पूछा जाता है कि उसने सेतुबंध नाम की एक प्राकृत में काव्य रचना की। सेतुबंध नामक प्राकृतिक भाषा में एक काव्य की रचना की। इसमें राम के लंका विजय का वर्णन है। आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या है, भागवत का धर्म का प्रभाव इस पर ज़्यादा हो गया शैव की अपेक्षा। इसमें राम के लंका विजय का वर्णन है। इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय ने अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कादम्ब राजा काकुत्स वर्मा की पुत्री अजित भट्टारिका से की। ठीक है। इसी शासक की पुत्री का विवाह गुप्तों के साथ हुआ था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उसके पुत्र के साथ हुआ था। इस प्रकार से दोनों के संबंध पुनः महत्वपूर्ण थे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रभावती गुप्ता दामोदर सेन की संरक्षिका बनी, उसी समय क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कालिदास को यहाँ पर भेजा और कालिदास ने अपना मेघदूत की रचना यही की थी। कालिदास ने अपनी मेघदूत की रचना यही की थी और संस्कृत में वैदर्भी शैली का विकास भी यही हुआ था। ठीक है। और नरेंद्र सेन के समय में क्या हुआ, नलों का आक्रमण हुआ और नल राजा था भवदत्त वर्मन। उसने क्या किया, नरेंद्र सेन को पराजित किया, लेकिन भवदत्त वर्मन शीघ्र ही मर गया और नरेंद्र सेन ने भवदत्त के उत्तराधिकारियों को पराजित करके अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। उसने कौशल, मेखल और मालवा को जीता। कौशल, मेखल और मालवा को जीता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रदेश पहले गुप्तों के अधिकार में थे, तो धीरे धीरे गुप्तों और इसके बीच में क्या हुआ, मनमुटाव ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। नरेंद्र सेन के बाद क्या हुआ, इसका जो अगला शासक हुआ वो हुआ पृथ्वी सेन द्वितीय का जो शासन था वो लगभग 480 ईस्वी के आसपास था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की।
परम भागवत की उपाधि धारण की। कहते हैं कि इसने अपने खोई हुए राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया। तो जो भी है, इसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था और ये शाखा भी क्या हुई, वासीम शाखा में इसके बाद मिल गई। ठीक है, अब हम देखेंगे वासीम शाखा। तो वासीम शाखा जो कि वत्सगुल में स्थापित हुई, गुल में स्थापित हुई। ठीक है, इसका जो स्थापित करने वाला व्यक्ति था वो था सर्वसेन। सर्वसेन जो था वो प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था। प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था। ठीक है, इसने वासीम में अपनी शाखा स्थापित की और बहुत समय तक इन दोनों शाखाओं में मधुर संबंध रहे और अंततः भी रहे, बहुत ज़्यादा इनमें युद्ध वगैरह नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद इसका जो पुत्र हुआ वो हुआ विंध्यशक्ति, विंध्यसेन। विंध्यसेन जो है मुख्य शाखा के पृथ्वी सेन का समकालीन था। पृथ्वी सेन का समकालीन था। विंध्यसेन ने क्या किया, कादम्य राज कहाँ है, यहाँ पर कर्नाटक के नीचे वनवासी है, वनवासी का क्षेत्र है, उसी को कादम्य राज, प्राचीन कादम्य राज था। विंध्यसेन ने कादम्य राज्य पर आक्रमण करके, कादम राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस युद्ध में क्या किया, पृथ्वी सेन ने विंध्यसेन की मदद की। विंध्यसेन के बाद उसका पुत्र शासक हुआ, उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम अज्ञात है। ठीक है, पहले वह अवयस्क था। कुछ विद्वान यह मानते हैं उस समय पृथ्वी सेन ने क्या किया कि उसको संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद देवसेन शासन हुआ और देवसेन के बाद जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम है हरिसेन। हरिसेन की जो उपलब्धियां हैं वो अजंता गुहा लेख में अंकित हैं। अजंता गुहा लेख में अंकित हैं। तो हरिसेन ने काफ़ी बड़े साम्राज्य की विजय की। इसे कुंतल, अवंती, कलिंग, कोसल, त्रिकूट, लाट आदि का विजेता कहा गया है। किसका, इसको कुंतल, अवंती, कोशल, त्रिकूट, लाट आदि का विजेता कहा गया है। हरिसेन क्या है, हमें इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। ठीक है, यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि सर्वसेन ने एक किताब की रचना की है, इसका नाम क्या है, हर विजय। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि हर विजय इसका नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने कुंतल, अवंती, कौशल और त्रिकूट और लाट को जीता हरिसेन ने। हरिसेन इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक है और हरिसेन भी इस वंश का सबसे महान शासक है। इसी के काल में अजंता के 16-17 गुहा विहार और 19 गुहा चैत्य का निर्माण हुआ। यानी कि 16 और 17 जो है गुफाएं हैं वो विहार हैं और 19वां क्या है, चैत्य है। इसी में गुप्तकालीन जो चित्र बने हुए हैं जिसमें अवलोकितेश्वर बुद्ध, ठीक है, या मरणासन राजकुमारी, इस तरह से कई सारे ऐसे चित्र बने हैं जो प्राचीन भारत के सबसे उत्कृष्ट चित्रों में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का यह एक सुसंस्कृत राजवंश था। ठीक है, जो 3वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य शासन कर रहा था। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो विंध्यशक्ति था।